नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की बात में। 5 राज्यों में चुनावी गर्मी अब बहुत बढ़ गई है। असम, केरल और पौंडीचेरी में कैंपेन का कल आखिरी दिन है और इससे पहले आज सभी 5 राज्यों के ओपिनियन पोल भी आ गए। असम को छोड़कर बंगाल, केरल और तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सिर्फ असम अकेला राज्य है जिसमें ओपिनियन पोल बीजेपी की एक तरफा जीत का इशारा कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। केरल में भी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे का मुकाबला है। तमिलनाडु में डीएमके को भी कड़ी चुनौती मिल रही है। ओपिनियन पोल का नतीजों पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है? असम में मोदी ने कांग्रेस की हार की सेंचुरी पूरे होने की बात क्यों कही? हेमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद कैसे साबित किया? कांग्रेस को झूठ और साजिश की फैक्ट्री क्यों बताया? ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा क्यों मांगा? सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने के केस में एनआईए को क्या आदेश दिया? बंगाल की वोटर लिस्ट में आज कितने नाम और जुड़े? राहुल और प्रियंका गांधी ने केरल में बीजेपी और लेफ्ट की मिलीभगत का इल्जाम क्यों लगाया? ये सारी बातें होंगी आज की बात में। सबसे पहले आपको बताते हैं असम में हेमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा और कांग्रेस के प्लान की हवा कैसे निकाली। आज असम की मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने अपने परिवार पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से फर्जी बताया। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 400 बीसी की एफआईआर दर्ज करवा दी। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस अपने विरोधियों की छवि खराब करने के लिए जिस तरह के हथकंडे 40 साल पहले आजमाती थी वही आज भी कर रही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए कांग्रेस की कलाकारी पकड़ ली गई है। असल में कल कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया था कि हेमंता की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के पास 3 देशों के एक्टिव पासपोर्ट हैं। हेमंता के परिवार ने विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी विदेशों में एसेट्स हैं, शेल कंपनियां हैं और इन सब का खुलासा हेमंता ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं किया है। जैसे ही पवन खेड़ा ने यह इल्जाम लगाए उसके कुछ ही घंटों के बाद आधी रात को रिनिकी भुइया पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइया शर्मा पर मिस्र, यूएई और एंटीगुआ और बारबाडोस के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था, लेकिन रिनिकी शर्मा ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, भारत में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस 3-3 पासपोर्ट होने के आरोप लगा रही है। रिनिकी भुइया शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप के जरिए फर्जी पासपोर्ट बनाए, फर्जी फोन नंबर दिए, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए अब कांग्रेस को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। AI generated and total photoshopping. For last 2 years, they have been doing every little thing to defame me, my daughter, my son, which we are nowhere related to the politics. What they have said, it is a Dubai hotel and they have given a room number in that. And what kind of property is that? If I had a property, I would buy a house, but I don't own a room hotel. And this is the kind of stupidity that they have done it. If they have done, if they have done such a forging, they should have done with homework. Without homework, it is like a, I don't know what saying, I already told, it is like a cow climbing a tree. It seems that a mad dog has bitten them. रिनिकी भुइया शर्मा कह रही हैं कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ जो भी दस्तावेज पेश किए वो फर्जी हैं, एआई और फोटोशॉप से तैयार किए गए हैं। कांग्रेस पिछले 2 साल से उन्हें, उनकी बेटी और उनके बेटे को टारगेट कर रही है, जबकि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। रिनिकी भुइया शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता दुबई के जिस फोन नंबर को उनके फ्लैट का नंबर बता रहे हैं, एक्चुअली वो दुबई के एक होटल के रूम का फोन नंबर है। कम से कम कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले ठीक से होमवर्क करना चाहिए था। इससे पहले आज सुबह हेमंता विश्व शर्मा ने भी कांग्रेस के एक आरोप का जवाब दिया। हेमंता ने कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए 3 पासपोर्ट्स में लगी उनकी पत्नी की फोटो दिखाई और बताया कि किस तरह उसमें फोटोशॉप की मदद से छेड़खानी की गई है। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि विदेश में उनकी वाइफ की कंपनियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह कंपनी भी कांग्रेस की कलाकारी का नतीजा है। इसके बाद हेमंता विश्व शर्मा ने गोगोई एलिजाबेथ 786 डोमेन नेम की एक कंपनी के दस्तावेज दिखाए और बताया कि इस कंपनी को उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में रजिस्टर करवाया है। इस कंपनी के नाम में गौरव गोगोई के नाम में से गोगोई शब्द लिया गया था और उनकी वाइफ के नाम में से एलिजाबेथ लिया गया था।
हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि 199 यानी $199 की फीस देकर इस तरह की कंपनी कोई भी बना सकता है। कांग्रेस ने भी इसी तरह उनकी पत्नी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाई है। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ हमेशा इस किस्म के डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। हेमंता ने अपनी बात के समर्थन में सेंट किट्स स्कैम का एग्जाम्पल दिया, जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे पर सेंट किट्स आइलैंड के बैंक में अकाउंट खोलकर $21 मिलियन जमा करने के आरोप लगाए गए थे। खत्म हो गया कांग्रेस असम में। कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीटें। सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 99। आई फाउंड कि आइडिया कहां से आया, उसका भी मैं रिसर्च किया। सेंट किट्स बोल के केस हुए थे, वीपी सिंह का बेटा को ऐसे कांग्रेस ने उस समय फंसाया था। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस टूल्स वे नॉट देयर। क्या फाइंड आउट करे फटाफट, कोई चोरी करेगा तो काउंटर भी आएगा, बट इन दोस टाइम आप चिट्ठी लिखना पड़ता है, जाना पड़ते हैं, मैनुअल रजिस्ट्रेशन देखना पड़ते हैं। आज हम फटाफट गौरव गोगोई का नाम में कंपनी खोल लिया, लेकिन वो समय वहां जाना पड़ते थे, जाके करना पड़ते थे, एंड लोग डिस्क्लोजर नहीं देते थे। दैट इज द रीजन ही कुड नॉट डिफेंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज इंटरनेट का कारण, टेक्नोलॉजी का कारण, यू कैन इमीडिएटली रीवेरीफाई। हेमंता विश्व शर्मा ने पूरे फैक्ट्स के साथ कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और धीरे से अपने कदम पीछे खींचे। पासपोर्ट होने की बजाय कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू किया कि हेमंता की वाइफ के पास दुनिया के गोल्डन वीजा हैं, दुबई के गोल्डन वीजा हैं। इसके बाद गौरव गोगोई ने हेमंता विश्व शर्मा से 3 सवाल पूछे। गौरव गोगोई ने कहा कि हेमंता ये बताएं कि उनकी वाइफ के पास दुबई का गोल्डन वीजा है या नहीं, दुबई में उनके परिवार की प्रॉपर्टी है या नहीं, और वो विदेश से व्यापार चलाते हैं या नहीं। गौरव गोगोई ने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो हेमंता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहां कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी ये सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं। तीसरा, क्या आपने ये चीज़ अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं। साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा, इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की कोई मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने उनके परिवार पर जिस किस्म के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं उससे असम में कांग्रेस की हार और पक्की हो गई है। हेमंता ने कहा कि उन्होंने तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया, अब गौरव गोगोई को बताना चाहिए कि पाकिस्तान का उनके साथ क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान में उनकी वाइफ का बैंक अकाउंट था या नहीं, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ट्विटर हैंडल से असम के इलेक्शन में कांग्रेस की मदद क्यों हो रही है। इसके बाद हेमंता विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा पर चुटकी ली, कहा कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को कानूनी पचड़ों में फंसा दिया है। मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं। 10 टॉकशो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए, फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान।
हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं। राहुल थोड़ा उस मामला में स्मार्ट है, उन्होंने खेड़ा का ऊपर डाल दिया, जो आपने ट्वीट किया वो नहीं बोला, एलेज एक आगे वर्ड लिख दिया एलेज, जो आप लोग भी लिखेगा ना, द एलेज डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय पवन खेड़ा, मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पवन खेड़ा। राहुल ने कहीं नहीं लिखा है ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। एलेज डॉक्यूमेंट्स, यू सी द वर्ड एलेज, he used the word alleged। दिमाग वाला लोग है, हर वर्ड आप लोग को उठा के देखना सही। मेरा कांग्रेस से मतलब नहीं है, तरुण गोगोई का लड़का इतना क्यों गिरा, why he has gone that low। हिमंता विश्व शर्मा पर फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। चुनावी रैली में खड़गे ने कहा कि हिमंता जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कांग्रेस ने हिमंता को बढ़ाया, तरुण गोगोई ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन हिमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस के साथ साथ गोगोई परिवार को भी धोखा दिया। उनके घर में एक महिला के पास 3 पासपोर्ट है, ऐसा कितना होता है, 3 पासपोर्ट। अरे गोल्डन पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, वीआईपी पासपोर्ट कहां से आया भाई? तुम तो पहले कांग्रेस में पड़े हुए थे, हमारे तरुण गोगोई के पास ऐसा ठहरते थे और आज ऐसा ठहरते, और हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं। अरे इसको तो पाले उन्होंने ही गोगोई ने, तब बेचारे को उसको ही धोखा देके चले। ऐसा आदमी इस आसाम में है, उसको सबक सिखाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम में थे। असम में बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री की 3 पब्लिक मीटिंग्स हुई और मोदी ने हर रैली में कहा कि बीजेपी की पॉलिसी है नेशन फर्स्ट और कांग्रेस का मूल मंत्र है फैमिली फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवार को आगे रखने वाली पार्टी न कभी असम का भला कर सकती है न देश का। एक तरफ बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार असम के हर परिवार का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 2 परिवारों का फ्यूचर बनाने में ही जुटी है। 2 परिवारों का भाग्य, यही उनका काम है। एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। इसलिए ये 2 बातों पर फोकस करते हैं, झूठ बोलना और दूसरा जम करके करप्शन करना। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो इनका शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उस पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। परिवार जमानत पे निकला हुआ है, कोर्ट की जमानत लेनी पड़ी है। साथियों, हालत ये है कि कांग्रेस की ये फर्स्ट फैमिली गारंटी में भी घोटाला करती है। आपने देखा होगा
अब यहां असम में भी ये लोग झूठे वायदे फेंक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार असम की जमीन घुसपैठियों को देती है, गांधी परिवार से जुड़े संस्थानों को देती है, जबकि बीजेपी असम की जमीन पर फैक्ट्रियां लगवा रही है, चाय बागान के कामगारों को घर दे रही है। साथियों, लैंड की असली लूट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। ये लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं। साथियों, कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को असली समस्या इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को भूमि के पट्टे क्यों दे रही है। ट्राइबल परिवारों को जमीन का हक मिलना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस को असली दर्द इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार टी गार्डन के लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे क्यों दे रही है। टी गार्डन के जिन परिवारों को कांग्रेस ने बेहाल छोड़ा, आज उनके पास अपने नाम पर जमीन हो रही है। ये कांग्रेस की असली समस्या है। साथियों, आज कांग्रेस को लैंड की याद दिलाई इसलिए आई क्योंकि उसके घुसपैठिया वोट बैंक के कब्जे से जमीन छीनी जा रही है। जमीन पर बवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। एक घुसपैठियों को कवर देने का कांग्रेसी गेम प्लान है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगने का भरोसा है, कांग्रेस को भी असम में वापसी की उम्मीद है। लेकिन ओपिनियन पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं, यह भी आप देखिए। मेट्राइज एजेंसी ने इसको लेकर एक ओपिनियन पोल किया है। क्या कहता है इसका डेटा, आइए एक नजर डाल लेते हैं हम। सबसे पहले असम का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। 126 सीटों वाला असम राज्य है और मेट्राइज का जो ओपिनियन पोल है वो ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी को बड़ी आसानी से यहां सरकार बनाने का तीसरा मौका असम की जनता देगी। 92 से 102 सीटें 126 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की टैली 22 से 32 अधिकतम 32 सीटों पर सिमट जाएगी। ये इस सर्वे में सामने आया है और अन्य पार्टियां वो सब मिलकर 4 से 7 उम्मीदवार ही अपने जिता पाएंगी। वोट शेयर में भी 10% का वोट अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। 46% वोट मिल सकता है बीजेपी को, 36% वोट कांग्रेस पार्टी के पास जा सकता है और अन्य को 18% वोट मिल सकता है। अब अगर देखें असम के किन किन क्षेत्रों में किसको कितनी बढ़त है, तो बराक वैली की 13 सीटों में आप देखिए एक तरफा बीजेपी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 13 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी अगर बहुत अच्छा करेगी तो 4 सीटें यहां उसको मिल सकती हैं और अन्य भी 1 या फिर 2 सीटें अधिकतम जीत सकते हैं। यह बराक वैली के इलाके की बात है। नॉर्थ और सेंट्रल असम 38 सीटों वाला क्षेत्र है और यहां भी एक तरफा बीजेपी अपना परचम लहराती दिख सकती है। 27 से 29 सीटें 38 में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 से 6 सीटें मिलने का आसार दिखाई दे रहे हैं। अन्य को या तो एक भी नहीं या अधिकतम 1 सीट नॉर्थ और सेंट्रल असम में मिल सकती है। लोअर असम 33 सीटों वाले लोअर असम में भाजपा एक बार फिर बहुत अच्छा कर रही है। 22 से 24 सीटों पर उसके जीत के आसार हैं। कांग्रेस पार्टी 7 से 9 सीटें और अन्य पार्टियां और निर्दलीय 2 से 5 सीट लोअर असम में जीत सकते हैं। तो यह आपके सामने असम का ओपिनियन पोल था। इसमें अपर असम को भी आप देख लें। अपर असम में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस के मुकाबले 21 से 23 सीटें 27 में से और कांग्रेस पार्टी अधिकतम 7 सीटें यहां पर जीतने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। यहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। किसी और पार्टी या किसी और निर्दलीय उम्मीदवार का इन दोनों के बीच आने का अभी तक कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा है। और बोडोलैंड एरिया की 15 सीटों में से 10 से 12 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस अगर खाता खोलेगी तो अधिकतम 2 सीट उसको मिल सकती हैं, अन्य 2 से 4 सीटों पर। ओपिनियन पोल असम में बीजेपी की एक तरफा जीत का इशारा कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी असम में 126 में से
75 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 92 सीटें तक मिल सकती हैं। अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित हुए तो ये नरेंद्र मोदी की छवि और हिमंता विश्व शर्मा की रणनीति की जीत होगी। अब बात पश्चिम बंगाल की। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को आदेश दिया कि वो मालदा में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के मामले की गहराई से जांच करें। इस मामले के सारे दस्तावेज बंगाल पुलिस से अपने कब्जे में लें और अगर नए केस दर्ज करने की जरूरत पड़े तो नई एफआईआर भी दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच ने आज बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप चीफ जस्टिस का फोन तक नहीं उठाते। चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर माफी मांगनी है तो कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर मांगिए। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मालदा में जो कुछ हुआ वो साजिश के तहत प्लानिंग करके किया गया था, इसलिए एनआईए इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए। आज सुनवाई में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 2 अलग अलग वीडियोस भी दिखाए। एक वीडियो में महिला न्यायिक अधिकारी रोती हुई दिख रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके परिवार की देखभाल की जाए। दूसरा वीडियो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, आज ही का था। इस वीडियो में ममता लोगों से कह रही हैं कि यूपी से सीआरपीएफ के लोग तुम्हें पीटने के लिए बुलाए गए हैं। जिस वीडियो का आज सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया, वो वीडियो, ममता बनर्जी का वो बयान हम आपको दिखाते हैं। তবু আপনারা ইডি সিবিআই মোটা ভাই সাথে এসছে এনআইএ ইডি সিবিআই আর আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না, এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা, তারপরে বুঝবে ঠেলার নাম বাপাজি, ঠেলার নাম বাবাজি। বিহারেও বলেছিলেন খুশবইটিয়া, আপনার দায়িত্ব বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, আপনার হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব, সিআইএসএফ আপনার হাতে, সিআরপিএফ আপনার হাতে, আইটিবিটি আপনার হাতে, প্লেন আপনার হাতে, ট্রেন আপনার হাতে। তাহলে যদি কোনো খুশবইটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবইটিয়ার কথা বলুন। ममता बनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब समझिए। ममता बनर्जी ने कहा कि आज मैंने सुना है कि यूपी के अयोध्या से 200 गाड़ी लेकर सीआरपीएफ के जवान आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये 15 दिन का धोखा है, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन का खेल है। ममता बनर्जी ने फिर लोगों से कहा कि बीजेपी घुसपैठियों की बात करती है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सब आपके अंडर है। प्लेन से लेकर ट्रेन सब आपके हाथ में है। अगर फिर भी कोई घुसपैठिया घुसता है तो आप रेजिग्नेशन दीजिए और इसके बाद घुसपैठियों की बात कीजिए। मालदा पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मालदा हिंसा के पीछे टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, जिस भी इलाके में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया वहीं ममता का स्ट्रांग होल्ड है। मालदा में हंगामा करने वाले लोग तृणमूल कांग्रेस के थे। चूंकि ममता का चेहरा बेनकाब हो गया है, इसलिए अब वो बहाने बना रही हैं। मालदा में जिस इलाके में घटना घटी है वहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर थे क्या? फोटो वीडियो देखिए ना। वो अगर बीजेपी के सपोर्टर है तो बीजेपी तो 294 के सीट का 294 सीट जीत जाता। वो तो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, कौन जीता है उन बूथों में? टीएमसी जीता है। सारे लोग वोट किए टीएमसी को और बीजेपी का प्लानिंग हो गया। टीएमसी अपने सिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हटाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। मालदा हिंसा मामले में आज एक और एक्शन हुआ। मालदा डीएम ने ईडीएम को शो कॉज नोटिस जारी किया। कालियाचक में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के मामले में लापरवाही का दोषी माना और उनसे जवाब मांगा है। एसआईआर को लेकर मालदा पर ज्यादा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर ये वो जिले हैं जहां एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। ये वो इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज चुनाव आयोग ने बताया कि 60 लाख आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो गई है। 60 लाख में से 27 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। न्यायिक अधिकारियों की सुनवाई के बाद कुल 33 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी साफ कर दिया कि जुडिशियल अफसरों ने जिन वोटर्स को वैलिड माना है उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर दिया गया है।
जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हैं वो इस चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये लोग ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अगर ये वोटर वैलिड पाए गए तो अगले चुनाव में वोट डाल पाएंगे। आज जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक बंगाल में कुल 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। अब कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर बचे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख थी। एसआईआर में 63 लाख वोट कटे थे। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स को मिला दें तो यह आंकड़ा 90 लाख हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी बार बार दावा कर रही हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने बंगाल में लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे हैं और बंगाल की जनता सब देख रही है। वोटिंग के दिन बीजेपी को जवाब मिलेगा। आज बंगाल के कैंपेन में ममता ने पाकिस्तान का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश भी की। नादिया की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कोलकाता पर हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन मोदी खामोश हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने धमकी दी और कहा कि अगर बंगाल के लोगों को निशाना बनाया गया तो वो दिल्ली को निशाना बनाएंगे। পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদী কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। তার কারণ আপনি বাংলাকে টার্গেট করতে পারেন। আর পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বাংলাকে টার্গেট করবে বলে তখন আপনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকেন। লজ্জা করে না? इस बयान का मतलब मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल के लोग किसी भी देश को दुश्मन नहीं मानते। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो कोलकाता पर हमला करेंगे, तो मोदी चुप क्यों हैं? बंगाल आकर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करेंगे? ममता बनर्जी ने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार है। चुनाव से ऐन पहले लोगों को गुमराह करने के लिए पुलवामा जैसा हमला भी हो सकता है, इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है। अगर कोई भी बंगाल के लोगों को निशाना बनाएगा तो इसका असर दिल्ली में दिखाई देगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल भगवा में हो चुका है, ममता की कोई धमकी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे सुधर जाएं, वरना 4 मई के बाद उन पर तो एक्शन होगा ही। पूरा प्रदेश, अमित शाह जी शुरुआत कर दिया था, पूरा प्रदेश भगवा का। जिस तरीके से कुछ बिहार में मोदी जी का रैली देख लिया ना, कलकत्ता इस बार साफ हो जाएगा। पूरा कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। सब प्रतिष्ठित नेता है, संतोष पाठक, तापस राय, सब जीतेगा। इस बार टीएमसी को सुपड़ा साफ करेगा। टीएमसी कैडर भद्र बन जाओ, नहीं तो 4 तारीख का बाद बहुत खराब होगा। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की जीत का दावा किया तो तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को हवा हवाई बताया। आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे कुणाल घोष ने कहा कि वोट कटने से बंगाल के लोग गुस्से में हैं। पूरे बंगाल में दीदी की लहर चल रही है, बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। पूरा बंगाल में ऐसी ममता बनर्जी के सपोर्ट में ये लहर चल रहा है, क्योंकि एक भाजपा तो बंगाल को डिप्राइव किया, अभी वोटर्स लोगों को हैरास कर रहा है। जेन्युइन वोटर्स लोगों को तो वो जेन्युइन वोटर्स लोगों को नाम डिलीट कर रहा है और ये वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके वो बैकडोर पॉलिटिक्स कर रहा है। इसीलिए पूरा बंगाल ममता दीदी का और तृणमूल का जो उम्मीदवार है सबका साथ है। ये लहर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता का मूड क्या है, ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं, आइए ये देखते हैं। मेट्राइज के ओपिनियन पोल का दावा है कि फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन
टक्कर कांटे की है। ये देखिए आपके सामने अब ओपिनियन पोल के नंबर्स आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस 140 से 160 सीटें जीत सकती है। ये अभी मेट्राइज का सर्वे कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी पीछे है, लेकिन बहुत पीछे नहीं। 10 सीटों के अंतर से बीजेपी 130 से 150 सीटों तक जा सकती है, अन्य को 8 से 16 सीटें मिल सकती हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो जादुई आंकड़ा है, यानी सरकार बनाने के लिए जितने विधायक चाहिए 148, सर्वे कह रहा है कि दोनों ही पार्टियां उस आंकड़े को छू सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 41%, अन्य को 16%। गैप केवल 2% वोट का है। पिछले चुनाव में यह अंतर 10% वोटों का था। 37% वोट लगभग बीजेपी को मिले थे और 47% तृणमूल कांग्रेस को। आज केवल 2% वोट का अंतर दिखाई दे रहा है। अलग अलग रीजन्स की बात करते हैं। नॉर्थ बंगाल, जहां बीजेपी अच्छा करती है, वहां बीजेपी इस बार भी अच्छा करेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है सर्वे में। 30 से 33 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 17 से 20 सीटें 54 में से, और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो उत्तर बंगाल में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो बड़ा हिस्सा है वो है वर्धमान और बीरभूम का, जहां भी 57 सीटें हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, ऐसा लग रहा है। 37 से 40 सीटें उसे मिल सकती हैं 57 में से। बीजेपी को 17 से 20 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीट। अब जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है दक्षिण बंगाल का, जहां 183 सीटें हैं, और यहीं पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर फिलहाल बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 95 से 100 सीटें यहां टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और 75 से 80 सीटें भाजपा को मिलती दिखाई दे रही हैं, और अन्य को 4 से 8। यहां जानने वाली बात यह है कि यह 75 से 80 सीट भी दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा, अगर ऐसा होता है तो। ओपिनियन पोल के नतीजों से यह तो साफ है कि बंगाल में ममता को हराना आसान नहीं है। वोटर लिस्ट में 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। 483 अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। चुनाव आयोग की सख्ती को ममता हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। वो इसे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। उन्होंने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ा। ममता के इस शोर की वजह से उनके खिलाफ 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे लोगों का ध्यान हटा है। हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, और बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल से ममता की विदाई तय है, लेकिन नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए। बंगाल में तो 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन केरलम में 9 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है, और केरल से कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केरलम में कई पब्लिक मीटिंग्स की, और दोनों ने केरलम के लोगों से कहा कि बीजेपी और लेफ्ट की पार्टी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड की रैली में कहा कि अगर इस बार जनता ने एलडीएफ की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं किया तो फिर 5 साल और पछताना पड़ेगा। I feel sad that we are actually being led today by compromised leaders who are cowards. Because if there was a time when we needed our Prime Minister, our Chief Minister, our leaders to stand up for us, it is today. This is the time for you to wake up and for you to understand that if you don't bring about change now, you are going to face 5 more years of merciless governance, of difficulty and of struggle. प्रियंका गांधी ने कहा कि इस वक्त देश और केरलम को ऐसे नेता लीड कर रहे हैं जो डरपोक हैं, साइकोपैथ हैं, और जब देश को जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, जब केरलम को जरूरत होती है तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कहीं नहीं दिखते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब जनता के जागने का वक्त आ गया है, वरना 5 साल तक इसी सरकार को झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं केरलम का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, इसके नतीजे किसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप केरलम के 140 सीटों का सर्वे है, जहां 10 साल से लेफ्ट लेड गठबंधन की सरकार है। पिनराई विजयन यानी एलडीएफ के नेता, उनको मिल सकती हैं 62 से 68 सीटें, और यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड जो गठबंधन है वो थोड़ा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 67 से 73 सीटें उसको मिल सकती हैं, और बीजेपी यहां पर 5 से 8 सीटें जीत सकती है। ऐसा अगर होगा तो ये उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा, और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
अब वोट शेयर अगर आप देखिए तो वोट शेयर में अंतर जो है वो 3% का है। यूडीएफ को 42% वोट, एलडीएफ को 39% वोट और बीजेपी को भी 15% वोट तक जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अन्य को 4% वोट मिल सकता है। मतलब बीजेपी एक ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस और उसका गठबंधन 3% से आगे लीड में दिखाई दे रहा है एलडीएफ से। अब अगर इसके अलग अलग क्षेत्रों की बात करें केरलम के, तो मालाबार की 48 सीटें हैं। यहां आप देखिए यूडीएफ और एलडीएफ में 5 सीटों का गैप दिखाई देता है। यूडीएफ 25 से 27 सीटें जीत सकती है, एलडीएफ 20 से 22। बीजेपी अधिकतम 2 सीटों की पार्टी यहां बन सकती है और अन्य को भी अधिकतम 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय यानी सेंट्रल केरला क्या कहता है? 44 सीटों वाला ये क्षेत्र है। यहां भी यूडीएफ बेहतर कर रहा है एलडीएफ से। 23 से 25 सीटें यूडीएफ, 19 से 21 एलडीएफ। बीजेपी यहां पर 1 से 3 सीटों की प्लेयर जो है बन सकती है और अन्य को भी अधिकतम 1 सीट मिलती दिख रही है। दक्षिण केरल की बात कर लेते हैं। यहां 48 सीटें हैं और यहां पर एलडीएफ का प्रदर्शन मार्जिनली बेहतर यूडीएफ से दिख रहा है। एलडीएफ 23 से 26 सीटें जीतने के आसार दिख रहे हैं और यूडीएफ के 20 से 23। बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को अधिकतम 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। केरलम में आमतौर पर हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती थी। वहां यूडीएफ और एलडीएफ बारी बारी सरकार बनाते थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करके सबको चौंकाया। चूंकि एलडीएफ की सरकार को अब 10 साल हो चुके हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए केरलम से कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है। अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। तमिलनाडु में वोटिंग 23 अप्रैल को होगी। आज तमिलनाडु बीजेपी की सीनियर लीडर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ थे। पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु की जनता डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार और परिवारवाद से परेशान हो चुकी है, इसलिए इस बार तमिलनाडु में कमल जरूर खिलेगा। The lotus will blossom. We all know the lotus blossoms where there is lot of kichad, that is mud and dust and wrong things. That is where the lotus blossoms. Stalin government, anti-Tamil Nadu Stalin government, full of corruption, full of family politics, dynastic politics, failed government with no policy, no program, no development. पीयूष गोयल कह रहे थे कि आज जब वो नॉमिनेशन दाखिल करने आए तो बारिश भी हुई, पानी और मिट्टी मिलने से कीचड़ होता है और कमल कीचड़ में खिलता है। उन्होंने कहा कि स्टालिन सरकार एंटी तमिल, करप्ट और डायनेस्टिक पार्टी है। उन्होंने राज्य का विकास नहीं किया, इसलिए इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। पीयूष गोयल भले ही तमिलनाडु में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन साउथ की सियासत के जानकार डीएमके को ही फ्रंट रनर बताते हैं। इंडिया टीवी ने तमिलनाडु का ओपिनियन पोल भी किया। कौन आता दिख रहा है सत्ता में, डीएमके या एआईएडीएमके की अगुवाई वाला एनडीए? आइए एक नजर डालते हैं तमिलनाडु के ओपिनियन पोल पर। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं और यहां पर डीएमके अलायंस 102 से 115 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है आज की परिस्थिति में, और एनडीए उससे बेहतर करता दिखाई दे रहा है। 107 से 120 सीट, मतलब 5 सीटों के मार्जिन से आगे दिख रहा है एनडीए। जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो इस बार एक्टर विजय की पार्टी टीवीके दे सकती है, जो 5 से 12 सीटें जीतने की परिस्थिति में अभी दिखाई दे रही हैं अपनी डेब्यू इलेक्शन में, और अन्य को 1 से 6 सीट मिल सकती हैं। अब आप इसको अगर वोटों के हिसाब से देखें तो यहां पर एनडीए को डीएमके की अलायंस पर 2% की लीड हासिल दिखाई दे रही है। एनडीए को 40% वोट, डीएमके अलायंस को 38% वोट और विजय की पार्टी टीवीके को 16% वोट मिल सकते हैं। अन्य को 6% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग क्षेत्रों की बात करेंगे अगर, तो कावेरी डेल्टा रीजन की 47 सीटों में बेहतर प्रदर्शन एनडीए का दिख रहा है। 22 से 25 सीटें, केवल बहुत 1 सीट के अंतर से पीछे डीएमके का अलायंस है। 21 से 24 सीटें, टीवीके 1 से 3 सीटें कावेरी डेल्टा रीजन में जीत सकती है। ये इस सर्वे का कहना है। अगर बात कीजिए आप वेस्ट और सेंट्रल तमिलनाडु का, तो यहां एनडीए को थोड़ी और बढ़त दिखाई देती है। 31 से 34 सीटें इस क्षेत्र की 56 सीटों में से जीत सकता है एनडीए, जबकि डीएमके प्लस 22 से 25 सीटें, और विजय इस इलाके में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखते लग रहे हैं। उनके पास 0 से अधिकतम 3 सीटों तक जा सकती है, अन्य को 1 से 2 सीटों मिल सकती हैं।
उत्तरी तमिलनाडु की बात करते हैं। नॉर्थ तमिलनाडु में 43 सीटें हैं और यहां भी एनडीए थोड़ा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है डीएमके से। 22 से 25 सीटें एनडीए को, डीएमके प्लस को 20 से 23 सीटें और विजय की पार्टी को अधिकतम 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर चेन्नई रीजन की बात करें, राजधानी वाला इलाका, तो वहां 37 सीटें हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसका अभी प्रभाव है। डीएमके को 16 से 19 सीटें, एनडीए को 12 से 15 और विजय को भी यहां से अच्छे वोट और सीट मिलती हुई दिख रहे हैं। 4 से 7 सीटें तक विजय की पार्टी को मिल सकती हैं चेन्नई क्षेत्र के अंदर, अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टालिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एआईएडीएमके में इतना बिखराव हो चुका है कि उसका फायदा डीएमके को मिलता है। लेकिन तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय इस बार मैदान में है और उनकी पार्टी टीवीके की रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। विजय इस इलेक्शन का गेम चेंजर हो सकते हैं। उनकी पार्टी डीएमके के वोट काटेगी या एआईएडीएमके को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इस पर तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे निर्भर करेंगे। आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट की और इस चल रही जंग की। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग का आज 38वां दिन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए 24 घंटे का जो एक्सटेंशन दिया था वो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि उसने साउथ पार्स गैस फील्ड में ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट डिफंक्ट कर दिया है। यह पेट्रोकेमिकल प्लांट वेस्ट ईरान के असालुए में है। इस प्लांट से ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल सप्लाई होती है। इसके अलावा आज इजराइल ने तेहरान के एक रिहायशी इलाके पर अंधाधुंध बमबारी की, जिसमें 6 बच्चों समेत 57 लोग मारे गए। तेहरान के एयरपोर्ट पर भी इजराइल की फोर्सेज ने बम बरसाए। ईरान के होर्मुजगन सूबे में पोर्ट सिटी बंदर लंगेव पर अमेरिका की बमबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने ईरान के धार्मिक शहर कोम पर भी हमला किया। एक रिहायशी बिल्डिंग पर अमेरिकी बमबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान में इजरायली एयरफोर्स ने करीब 70 साल पुरानी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया। शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान में टेक्नोलॉजी का बड़ा सेंटर कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल ने करज, बुशहर और शिराज शहरों पर भी हवाई हमले किए, इसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान में अब तक 2500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आज ईरान ने कंफर्म किया कि ताजा हमले में आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खातिमी भी मारे गए हैं। इसके बाद आईआरजीसी ने धमकी दी कि अब ईरान भी इजराइल और अरब देशों के सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाएगा। که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी कह रहे थे कि अगर इजराइल अमेरिका ने ईरान के आम लोगों पर हमले किए तो ईरान उसका दुगना और बहुत कड़ा जवाब देगा। हालांकि आज ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमले किए भी। राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल जोन्स पर ईरान ने आज मिसाइलों की बौछार कर दी। साउथ इजराइल के रमत हुबाब एरिया पर भी ईरानी मिसाइल गिरी। रमत हुबाब में ईरान के हमले के बाद खतरनाक केमिकल्स के रिसाव की चेतावनी जारी की गई है। ईरान के ताजा हमलों से इजराइल की कई डिफेंस कंपनियों की फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल से भयानक हमला किया। मिसाइल में लगाए गए क्लस्टर्ड म्यूनिशन से तेल अवीव में 27 ठिकानों को एक साथ टारगेट किया। हालांकि ईरान ने सबसे बड़ा हमला इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर किया, जहां रिहायशी इमारतों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को एक साथ मिसाइल्स के निशाने पर लिया गया। ईरान के हमलों से इजराइल में एक मल्टी स्टोरी रिहायशी इमारत ढह गई। इस हमले में 4 लोग मारे गए और बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हाइफा में ईरान के हमलों से इजराइल के एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा है। यह इजराइल की इसके अलावा यूएई पर भी ईरान के हमले जारी हैं। आज ईरान ने शारजाह के एक इंडस्ट्रियल इलाके को अपने मिसाइलों का निशाना बनाया, जिससे शारजाह की कई फैक्ट्रीज में काम बंद करना पड़ा। ईरान के ताजा हमलों से यूएई में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। यूएई के अलावा ईरान ने कुवैत में भी एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिससे वहां प्रोडक्शन ठप हो गया। जॉर्डन और बहरीन में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर ईरान ने ड्रोन अटैक किए। इनसे जॉर्डन में 5 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब की सरकार ने कारोबारियों को रियाद के इंडस्ट्रियल जोन से दूरी बनाकर रखने को कहा है, क्योंकि वहां पर ईरान के हमले का डर है। युद्ध के वार पलटवार के बीच
सबकी निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आज रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप आज ईरान में अमेरिकी पायलट्स के रेस्क्यू मिशन की डिटेल्स बताएंगे, किस तरह अमेरिका ने ईरान के अंदर इस डेयरिंग मिशन को अंजाम दिया। हालांकि अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि ईरान में इस रेस्क्यू मिशन की आड़ में दरअसल अमेरिका ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कैप्चर करना चाहता था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और उसके कई विमान इस मिशन में तबाह हो गए। अमेरिका के इस बेहद डेयरिंग मिशन के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप की दिमागी हालत पर सवाल उठ रहे हैं। असल में ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें ईरान के खिलाफ गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने तक की धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन नहीं खोलता और मंगलवार तक अमेरिका से डील नहीं करता तो मंगलवार को ही अमेरिका ईरान के पावर स्टेशंस और पुलों को एक साथ उड़ा देगा। हालांकि गाली गलौच वाली इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने ईरान के लिए अपनी डेडलाइन को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के पावर स्टेशंस पर हमले की डेडलाइन अब तक 6 बार बढ़ा चुके हैं। 21 मार्च को ट्रंप ने 48 घंटों में डील करने की धमकी दी। 23 मार्च को ईरान के पावर स्टेशंस पर हमले की धमकी 5 दिनों के लिए टाल दी। 26 मार्च को उन्होंने इस डेडलाइन को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया और ये डेडलाइन आज पूरी होनी थी। इससे पहले ही ट्रंप ने 34 घंटे का एक्सटेंशन दे दिया। उन्होंने अब ईरान के पावर स्टेशंस पर बमबारी की नई डेडलाइन मंगलवार रात की रखी है। आज जब ट्रंप से उनकी पोस्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अपनी बात पर जोर देने के लिए उन्होंने ऐसी भाषा लिखी और ईरान फिर भी नहीं माना तो बहुत भयानक अंजाम होगा। Only to make my point. I think you've heard it before. And if they don't, then they'll have no bridges, they'll have no power plants, they'll have no anything. I won't go further because there are other things that are worse than those two. And we might have, well, the thing, if I had my choice, what would I like to do? Take the oil. Because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it. Unfortunately, the American people would like to see us come home. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने डील नहीं की तो उसके पावर प्लांट, उसके पुल, सब कुछ तबाह कर देगा अमेरिका। दिक्कत यह है कि अमेरिकी जनता ही यह युद्ध जल्द खत्म करना चाहती है, वरना वो तो ईरान के तेल के ठिकानों पर भी कब्जा करते। वहीं ईरान ने ट्रंप की भाषा पर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको किसी डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. ये ईरान के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर थे सैयद रजा सलीही। ये कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति मानसिक रूप से अस्थिर हैं। वो दिन में भी ख्वाब देखते हैं, अपनी ही बातों को काटते हैं और ईरान उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो सीरियस नहीं है और कुछ भी बकवास करते रहते हैं। इस बीच युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश हो रही है वो भी परवान चढ़ती नहीं दिख रही, क्योंकि आज ईरान ने अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि युद्ध विराम की बजाय वो युद्ध का पूरी तरह से खात्मा चाहता है, इसलिए ईरान ने टेम्पररी सीज फायर के बदले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त युद्ध रुकवाने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से बात की थी और इसके बाद मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी फोन पर सीज फायर को लेकर चर्चा की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से 45 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव ईरान को दिया। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका और इजरायल ईरान पर बमबारी तुरंत बंद करेंगे और बदले में ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव के तहत अमेरिका और ईरान के बीच जो फाइनल डील होगी उसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित करेगा, वो कोई परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस को हटाएगा, ईरान की जब्त की हुई संपत्तियां उसे वापस करेगा और हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए दोनों देश मिलकर एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएंगे। आगे की बातचीत के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मीटिंग को लेकर ईरान की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। खबर यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस उनके दरमियान राब्ते हैं इस मामले पे और पाकिस्तान अभी तक कोशिश कर रहा है कि किसी मिडिल ग्राउंड पे पहुंचा जाए इस डेडलाइन से पहले
ये जंग बंदी मुस्तकिल हो जाए और ईरान पर अमेरिका दोबारा हमला ना करे, खास तौर पे उसके जो सिविलियन टारगेट्स हैं जिसकी धमकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी हुई है। जेडी वैंस की बातचीत हो रही है ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के साथ, और वो हो रही है थ्रू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। अमेरिका की डिमांड है वो ये है कि जंग बंदी हो जाएगी मुस्तकिल अगर ईरान आबनाए हुर्मुज को खोल दे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि मेरी खबर है, ईरान ये कहता है कि पहले सीज फायर अनाउंस करे अमेरिका तो उसके बाद वो आबनाए हुर्मुज खोलेगा। और जेडी वैंस इसलिए भी रेलेवेंट हैं क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले खबरें आई हैं कि जेडी वैंस 2 दफा पाकिस्तान के दौरे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि ईरान से भी एक वफ्द ने आना था, लेकिन उसके बाद वो मामला सिरे नहीं चढ़े, जिसके बाद वो मुज़ाकरात की जो डोर थी वो टूट गई और आगे नहीं बढ़ सकी। अमेरिका की पेशकश के जवाब में ईरान ने भी पाकिस्तान के जरिए 10 पॉइंट्स का जवाब भेजा है, जिसमें युद्ध के हर मोर्चे पर स्थायी रूप से रोक लगना, युद्ध का हर्जाना भरना, ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करने, प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज से सेफ ट्रांजिट का नया सिस्टम बनाने की मांग अमेरिका से की गई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने तुरंत सीज फायर का जो प्रस्ताव भेजा है वो उसे मंजूर नहीं है। پاسخهامون رو تدوین کردیم هر زمان که لازم باشه. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव भेज दिया है क्योंकि ईरान इस मसले का स्थायी समाधान चाहता है। ईरान और अमेरिका की जंग कितनी लंबी खिंच रही है, दुनिया के दूसरे देशों की दिक्कत उतनी ही बढ़ रही है, इसलिए सब चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। ईरान भी ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही का नया सिस्टम तैयार करने पर काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज से 15 जहाज निकले हैं। इनमें तुर्की, इराक, चीन, मलेशिया और भारत के टैंकर हैं। भारत के झंडे वाला जहाज ग्रीन आशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुका है। इस पर 15,400 टन एलपीजी लदी हुई है। अब पर्शियन गल्फ में भारत का सिर्फ एक एलपीजी टैंकर फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर होने वाले बाय इलेक्शन को लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ गई है। बारामती सीट अजीत पवार के निधन से खाली हुई है। आज इस सीट से अजीत पवार की वाइफ और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री सुनेत्रा पवार ने नॉमिनेशन फाइल किया। महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि किसी नेता के निधन से खाली हुई सीट पर अगर उसके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो दूसरी पार्टियां उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारती हैं। लेकिन बारामती में कांग्रेस ने यह परंपरा तोड़ दी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर आकाश मोरे को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। हालांकि सुनेत्रा पवार के नॉमिनेशन के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के संपर्क में हैं और उनकी कोशिश है कि ये चुनाव निर्विरोध हो। नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी होने की वजह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना ही मैंने उचित समझा और उनसे मैंने विनती की है। अब मैं आशा करता हूं कि अभी भी अगर आज फॉर्म भरा होगा तो 3 दिन 4 दिन और वक्त मिलता है विड्रॉल के लिए, तो उस बीच में भी वो इस बारे में विचार करके सहयोग करें। बारामती अजीत पवार का गढ़ था। उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार के साथ लोगों की सिंपैथी भी है, इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुनेत्रा पवार की जीत एक तरफा होगी। ऐसे में कांग्रेस ने क्या सोचकर उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा है, ये कांग्रेस के नेता ही जानते होंगे। कानपुर के किडनी कांड में आज कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आए। पहला वीडियो किडनी निकालने वाले डॉक्टर अफजल और डॉक्टर परवेज अली सैफी का है। इस वीडियो में ये डॉक्टर अफजल और परवेज दोनों बिस्तर पर नोटों की गड्डियां बिछाए हुए दिख रहे हैं। ये दोनों खुद को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन असल में दोनों ओटी टेक्नीशियन हैं। ये गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी किडनी निकालने का काम करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को भारी कीमत पर बेचते हैं। 22 साल के एक गरीब लड़के आयुष की किडनी परवेज अली सैफी ने ही निकाली थी। बताया जा रहा है कि किडनी सिंडिकेट में परवेज का रोल लॉजिस्टिक्स हेड का था। परवेज का काम दिल्ली और गाजियाबाद से डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम को कानपुर लाने के लिए गाड़ियां मुहैया कराना था। उसके बाद गाजियाबाद और मेरठ में इसके ऊपर कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो भी आया जिसमें किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल उर्फ काना एक अफ्रीकन महिला के साथ दिख रहा है। अफ्रीकन महिला दर्द से चिल्ला रही है। शिवम काना डॉक्टर बनकर उसकी जांच करता है, जबकि हकीकत यह है कि यह सिर्फ 8वीं पास है। पुलिस अब इन वीडियोस की जांच कर रही है।
और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने किडनी सिंडिकेट में कितनी कमाई की, कितने लोगों की किडनी निकाली। पुलिस के हाथ कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी लगी हैं। इस केस में पुलिस अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। पुलिस की 1 दर्जन टीमें अभी भी अफजल, परवेज, सैफी समेत आधा दर्जन लोगों की तलाश कर रही हैं। 6 महीने के अंदर अंदर के ये ज़्यादातर वीडियोज़ हैं। इसकी प्रमाणिकता के लिए हम लोग जो इसमें मुख्य अभियुक्त था शिवम, जो यहाँ पे काम करता था, उसकी हम लोग PCR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसकी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और उसके पूछताछ में चीज़ें और थोड़ी क्लियर होंगी कि वीडियोस कब का है, किसके द्वारा बनाया गया है और इसमें जो व्यक्ति हैं वो कौन है। उनमें 6-7 अभियुक्त अभी और गिरफ्तारी हेतु शेष है, जिनके लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। गरीब और मजबूर लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी किडनी निकालना, इससे बड़ा पाप क्या होगा। कानपुर पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इस गैंग का पता लगाया। अब इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर इन हैवानों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। पुडुचेरी, केरल और असम में कल कैंपेन खत्म हो जाएगा। तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल बंगाल में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कल से सुनवाई शुरू करेगी। और ईरान के पावर प्लांट पर हमले को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप की डेडलाइन कल खत्म हो रही है।